lecture we are studying E.M. Forster's essay Tolerance, and this is the third topic of first unit from BA English second semester, and this syllabus is according to the new education policy. स्टार्ट करते हैं E.M. फोस्टर्स के इस essay टॉलरेंस को। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। तो ये जो essay है टॉलरेंस, ये उनकी एक बुक फ्रॉम 2 चीयर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 1941 में लिखी गई थी से लिया गया है। इस ऐसे को उन्होंने लिखा वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट को दर्शाने के लिए। मतलब वो कहता है कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम था वो कैसा था। उस टाइम पर जो लोग थे वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे अगर वो अलग अलग नेशन से बिलोंग करते थे। तो अगर वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं तो वो किस तरह का रवैया एक दूसरे के लिए अपना सकते हैं। तो ये रवैया था टॉलरेंस का, यानी सहनशीलता का। इसी टॉपिक पर उन्होंने ये ऐसे टॉलरेंस लिखा। E.M. फोस्टर ने इस ऐसे के अलावा और भी बहुत सारे बुक्स और ऐसेज लिखे, जिनमें से अ पैसेज टू इंडिया उनका बहुत ही फेमस ऐसे है। ए पैसेज टू इंडिया उन्होंने 1921 और 1912 में इंडिया की गई यात्रा के आधार पर लिखा था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रेजेंट ऐसे टॉलरेंस को। राइटर कहता है एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट रिकंस्ट्रक्शन। हर कोई रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण की बात कर रहा है। अब पुनर्निर्माण क्या है? ये जो टाइम था ये वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम था। एक वर्ल्ड वॉर हो चुका था, 1941 में ये लिखा गया या पब्लिश कराया गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी उस टाइम पर हो चुका था। तो वर्ल्ड वॉर का जो अफेक्ट था लोगों के ऊपर या हम कहेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस था। तो इस डिज़ास्ट्रस अफेक्ट के बाद फिर से वर्ल्ड को, फिर से कंट्रीज़ को एक तरह से रिफॉर्म करने की, रिफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी। तो राइटर हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था। तो राइटर कहता है एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट रिकंस्ट्रक्शन। हर कोई फिर से निर्माण करने की, रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। आवर एनिमीज़ हैव देयर स्कीम्स। हमारे जो एनिमीज़ हैं यानी दुश्मन हैं, उनकी अपनी स्कीम्स हैं, अपनी प्लानिंग है। किस चीज़ की? फॉर अ न्यू ऑर्डर इन यूरोप, कि यूरोप के अंदर एक नई व्यवस्था बनाई जाए। वर्ल्ड वॉर में यूरोप की तरफ से जो राइटर है वो लिख रहा है और यूरोप के जो अगेंस्ट कंट्रीज़ थी उन्हें वो एनिमीज़ के तौर पर शो कर रहा है। मेंटेन्ड बाय देयर सीक्रेट पुलिस। ये कहता है कि जो एनिमी कंट्रीज़ थी उनकी अपनी प्लानिंग थी कि वो यूरोप के अंदर एक नई ऑर्डर, एक नई व्यवस्था को मेंटेन करेंगे जो कि एक सीक्रेट पुलिस के द्वारा की जाएगी। एंड वी ऑन आवर साइड, और हम अपनी तरफ से बात कर रहे हैं टॉक ऑफ रीबिल्डिंग लंदन और इंग्लैंड, कि दोबारा से लंदन और इंग्लैंड को किस तरह से व्यवस्थित किया जा सके और वेस्टर्न सिविलाइजेशन या पश्चिमी सभ्यता को कैसे दोबारा से बनाया जाए। एंड वी मेक प्लान हाउ दिस इज़ टू बी डन विच इज़ ऑल वेरी वेल। और हम सभी प्लान बनाते हैं कि ये सारे काम बहुत अच्छे से किस तरह से किए जा सकते हैं। बट वेन आई हेयर सच टॉक एंड सी द आर्किटेक्ट शार्पनिंग देयर पेंसिल्स। लेकिन जब मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ और देखता हूँ कि जो आर्किटेक्ट्स हैं वो अपनी पेंसिल्स शार्प कर रहे हैं, दैट मीन्स अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी ऐसा कर रहे हैं, अपने एस्टिमेट्स लगा रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं कि किस तरह से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, लंदन को फिर से बनाया जा सके। एंड द स्टेटमेंट्स मार्किंग आउट देयर स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एवरीवन गेटिंग डाउन टू दी जॉब। और हर कोई इस काम में लगा हुआ है। तो क्या कहता है राइटर? तब मैं देखता हूँ कि ये हर कोई इस काम में लगा हुआ है, लंदन को फिर से कैसे बनाया जा सके। तो राइटर के माइंड में एक फेमस टेक्स्ट आता है, एक फेमस कहावत राइटर के माइंड में आती है। और वो फेमस कहावत क्या है? एक्सेप्ट द लॉर्ड बिल्ड द हाउस दे लेबर इन वेन हु बिल्ड इट। कि सिवाय गॉड के, लॉर्ड कौन है यहाँ पर? गॉड। जो गॉड है वो जब किसी हाउस को बनाता है, किसी घर को बनाता है, तो जो बाकी सारे हैं वो व्यर्थ में ही क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं उसे बना। दैट मीन्स कि गॉड की विल के बिना, गॉड की मर्जी के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये जो लाइन है ये बाइबल से ली गई है। बीनीथ द पोइटिक इमेजरी ऑफ दिस वर्ड्स लाइज ए हार्ड साइंटिफिक ट्रूथ। राइटर कहता है कि इन लाइन्स में जो अभी हमने पढ़ी कि गॉड की विल के बिना, गॉड की मर्जी के बिना कोई भी प्रयास संभव नहीं है, इन पोइटिक, इन वर्ड्स के नीचे बहुत ही हार्ड साइंटिफिक ट्रुथ देखा जा सकता है। मतलब इन लाइंस के अंदर एक बहुत गहरी सच्चाई है। वो क्या है? कि यू हैव अ साउंड एटीट्यूड ऑफ माइंड अनलेस, जब तक कि आपके पास
एक दिमाग का सुकून ना हो, आपका दिमाग शांत ना हो, ए राइट साइकोलॉजी, जब तक आपकी जो साइकोलॉजी है वो ठीक ना हो, यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ऑफ और रिकंस्ट्रक्ट एनीथिंग दैट विल एंड्योर, तब तक तुम कुछ भी ऐसा ना तो बना सकते हो ना दोबारा से बना सकते हो जो बहुत लंबे टाइम तक टिका रहेगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको तुम चाहते हो कि बनाया जाए और लंबे टाइम तक टिकी रहे, वो चीज़ कायम रहे, तो उसके लिए माइंड का बहुत ही शांत और सुकून से भरा हुआ होना ज़रूरी है, राइटर कहता है। द टेक्स्ट इज़ ट्रू, और ये बात ठीक भी है, नॉट ओनली फॉर रिलीजियस पीपल, ना सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए, बट फॉर वर्कर्स वट एवर देयर आउटलुक, बल्कि कि वर्कर्स के लिए भी ये बिल्कुल ठीक है कि उनका जो माइंड है वो शांत होना चाहिए। एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट वन ऑफ आवर हिस्टोरियंस, और बड़ी बात यह है कि हमारे एक इतिहासकार थे जिनका नाम था डॉक्टर अर्नोल्ड टॉयनबी, शुड हैव चूजन इट टू प्रीडेट हिज ग्रेट स्टडी ऑफ द ग्रोथ एंड डीके ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने सभ्यता के विनाश और ग्रोथ यानी विकास, मतलब किसी सिविलाइजेशन का किस तरह से विकास होता है और किस तरह से उसका डीके होता है, उसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जब उन्होंने स्टडी की, तब उन्होंने भी इस चीज़ को, इस आउटलुक को कि जो माइंड है उसका सुकून से भरा होना ज़रूरी है, इस चीज़ को उन्होंने एम्फेसाइज किया। श्योरली द ओनली साउंड फाउंडेशन फॉर ए सिविलाइजेशन इज़ अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड। राइटर कहता है निश्चित रूप से अगर हमें क्या चाहिए, एक अच्छी फाउंडेशन चाहिए, एक सभ्य फाउंडेशन, सिविलाइजेशन चाहिए, तो उसके लिए एक साउंड माइंड का, यानी कि स्वस्थ माइंड का, सुकून भरे माइंड का होना ज़रूरी है। आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंटरनेशनल कमिश्नर्स, मार्केटिंग बोर्ड्स, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन विल नेवर बाय देमसेल्फ बिल्ड अ न्यू वर्ल्ड। या क्या कहता है, ये सभी मिलकर भी, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, कमिश्नर, मार्केटिंग बोर्ड, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये सभी मिलकर भी एक नए वर्ल्ड को नहीं बना सकते। दे मस्ट बी इंस्पायर्ड बाय द प्रॉपर स्पिरिट, जब तक कि वो एक प्रॉपर स्पिरिट से इंस्पायर ना हो, उनकी भावना इंस्पायर्ड ना हो। एंड देयर मस्ट बी द प्रॉपर स्पिरिट इन द पीपल फॉर हुम दे आर वर्किंग, और यही जो स्पिरिट है ये उन लोगों में भी होनी चाहिए जिनके लिए कि वो काम कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी शेल नेवर हैव अ ब्यूटीफुल न्यू लंडन अंटिल पीपल रिफ्यूज टू लिव इन अगली हाउसेज। जब तक लंदन को नया और ब्यूटीफुल नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उस प्रेजेंट अगली यानी कि भद्दे घरों में रहने से मना ना कर दें, तब तक क्या होगा, नया लंदन नहीं बनाया जा सकता है। एट प्रेजेंट दे डोंट माइंड, दे डिमांड कंफर्ट बट आर इनडिफरेंट टू सिविक ब्यूटी। राइटर कहता है जब तक कि लंदन के जो लोग हैं वो उन अगली हाउसेज में रहने से मना ना कर दें जिनमें कि वो इस प्रेजेंट टाइम पर रहने से बुरा नहीं मानते हैं, दे डोंट माइंड, तब तक एक नए लंदन को, ब्यूटीफुल लंदन को नहीं बनाया जा सकता। आज के जो लोग हैं, मतलब उस टाइम के जो लोग हैं जिस टाइम पर राइटर ने लिखा है, क्या कहता है राइटर, दे डिमांड कंफर्ट, वो कंफर्ट मांगते हैं, बट आर इनडिफरेंट टू सिविक ब्यूटी, लेकिन नागरिक ब्यूटी के लिए वो पूरी तरह से इनडिफरेंट है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ब्यूटीफुल सिटी में रह रहे हैं या नहीं। इंडियड दे हैव नो टेस्ट, वास्तव में उनका सिविक ब्यूटी के लिए कोई टेस्ट, कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। आई लिव माई सेल्फ इन हाइडियस ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, और राइटर कहता है कि मैं खुद भी एक हाइडियस ब्लॉक, यानी कि हाइडियस यानी डरावनी सी, भयानक, गंदी सी, और ब्लॉक यानी इमारत, मैं खुद भी फ्लैट्स की एक गंदी सी इमारत में रह रहा हूँ। बट आई कांट से इट वरीज मी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इससे मैं बहुत दुखी हूँ। मतलब राइटर को इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिस फ्लैट में, जिस घर में रह रहा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है। एंड अनटिल वी आर वरीड, और जब तक हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑल स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग लंदन ब्यूटीफुली मस्ट ऑटोमेटिकली फेल, तब तक लंदन को फिर से ब्यूटीफुल ढंग से बनाने की जितनी भी स्कीम्स हैं वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो नीति है या पॉलिसीज़ हैं किसी सिटी को दोबारा से बनाने की, ब्यूटीफुल बनाने की, वो तब तक पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कि वहाँ के नागरिक उनका साथ ना दे। वट दाउ इज़ द प्रॉपर स्पिरिट, तो अब हम कहेंगे कि ये प्रॉपर स्पिरिट आखिर है क्या, ठीक है, कि जिसका होना रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है वो प्रॉपर स्पिरिट? वी एग्री दैट द बेसिक प्रॉब्लम इज साइकोलॉजी। जो नेशन बिल्डिंग है, रिकंस्ट्रक्शन है किसी भी राष्ट्र का, उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है साइकोलॉजिकल।
और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में इंसान क्या सोचता है कि लॉर्ड मस्ट बिल्ड इफ़ द वर्क इज़ टू स्टैंड। अगर किसी काम को ऐसा करना है कि वो टिका रहे होने के बाद, तो गॉड को उसमें हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। एंड देयर मस्ट बी ए साउंड स्टेट ऑफ माइंड बिफोर डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक और ट्रेड कॉन्फ्रेंसेस कैन फंक्शन। और राइटर कहता है कि इससे पहले कि कोई डिप्लोमेसी यानी कि कोई पॉलिटिकल पावर, कोई इकोनॉमिकल थिंग्स और कोई ट्रेड कॉन्फ्रेंसेस राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकती है, उससे पहले ज़रूरी है कि इन सब का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही साउंड हो, ठीक ठाक हो। बट व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड इज़ साउंड। लेकिन कौन से स्टेट ऑफ माइंड है, किस तरह से हम कह सकते हैं कि कौन सा दिमाग है जिसे हम कहेंगे कि पूरी तरह से साउंड स्टेट में है, यानी कि स्वस्थ अवस्था में है। हेयर वी में डिफर, यहाँ पर हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं। मोस्ट पीपल व्हेन आस्क्ड व्हाट स्पिरिचुअल क्वालिटी इज़ नीडेड टू रीबिल्ड सिविलाइजेशन, अधिकतर पीपल जब उनसे पूछा जाता है, अधिकतर लोगों से जब हम पूछते हैं कि कौन सी ऐसी गुण है, क्वालिटी है जो ज़रूरी है किसी सिविलाइजेशन को दोबारा से बनाने के लिए। एक सिविलाइजेशन है वो किसी भी वजह से, किसी पॉलिटिकल पावर की वजह से, किसी वर्ल्ड वॉर की वजह से, किसी वॉर की वजह से, या किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से अगर वो ख़त्म हो रही है कोई सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, या ऐसी बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में, तो उन्हें दोबारा से बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है अगर हम लोगों से पूछते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो जीवित हैं, लेकिन वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, लोगों का जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो लोग कहेंगे कि सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है दैट इज़ लव। ठीक है, अगर लोगों से पूछेंगे कि किसी सभ्यता को दोबारा से बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कहेंगे प्यार की, लव की। मैन मस्ट लव वन अनदर, जैसे वो कहेंगे कि लोगों को एक दूसरे से लव करना चाहिए। नेशन मस्ट डू लाइकवाइज, और इसी तरह से राष्ट्रों को भी, नेशंस को भी एक दूसरे से लव करना चाहिए। एंड देन द सीरीज ऑफ कैटाक्लिज्म विच इज़ थ्रेटनिंग टू डिस्ट्रॉय अस विल बी चेक्ड। कैटाक्लिज्म वैसे तो जल प्रलय को कहा जाता है, लेकिन यहाँ कैटाक्लिज्म का मतलब है मुसीबतें। और फिर अगर राष्ट्र एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे, तो जो भी मुसीबतें हैं जो कि सिविलाइजेशन को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, उन्हें रोका जा सकेगा। रिस्पेक्टफुली बट फर्मली। आई डिसएग्री, लेकिन राइटर कहता है मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लव की वजह से हम किसी सिविलाइजेशन को दोबारा से बना सकते हैं। लव इज़ ए ग्रेट फोर्स इन प्राइवेट लाइफ। राइटर कहता है कि निजी जीवन में, किसी के व्यक्तिगत जीवन के अंदर लव बहुत बड़ी ताकत है। इट इज़ इंडीड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स। जरूर ये बिल्कुल सही है कि जो लव है वो सभी चीज़ों से सबसे बड़ी है। बट लव इन पब्लिक अफेयर डज़ नॉट वर्क। लेकिन पब्लिक अफेयर्स में, यानी कि अगर हम मतलब किसी व्यक्ति का जो पर्सनल लाइफ है वहाँ लव है, ठीक है, लेकिन जो पब्लिक थिंग्स हैं, यानी जो सोसाइटी है, राष्ट्र है, वहाँ जो लव की क्वालिटी है वो इतना वर्क नहीं करती। इट हैज़ बीन ट्राइड अगेन एंड अगेन। राइटर कहता है कि जो लव है वो लोगों के अंदर बनाए जाने की बहुत बार कोशिश की गई, बार बार, बाय द क्रिश्चियन सिविलाइजेशन और द मिडल एजेस। और ये कब से कोशिश की गई? बाय द क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के टाइम से या मिडल एजेस के टाइम से, मतलब बहुत पुराने टाइम से ये कोशिश की गई। एंड आल्सो बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस टाइम पर भी एक सेकुलर मूवमेंट चलाया गया जो कि ब्रदरहुड ऑफ मैन, यानी कि भाईचारे पर बल देता था। ये कहता था कि जो लोग हैं उन्हें एक दूसरे से लव करना चाहिए। एंड इट हैज़ ऑलवेज फेल्ड। लेकिन जितनी बार भी इस चीज़ की कोशिश की गई कि लोगों को एक दूसरे से लव करना सिखाया जाए, हर बार ये जो कोशिश थी फेल हुई। द आइडिया दैट नेशन शुड लव वन अनदर, और एक विचार कि राष्ट्र को भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, और दैट बिजनेस कंसर्न्स और मार्केटिंग बोर्ड शुड लव वन अनदर। इसी तरह से अगर हम कोशिश करते हैं कि जो व्यापारी हैं या मार्केटिंग बोर्ड्स हैं वो एक दूसरे से लव करें, या एक मैन जो पुर्तगाल में रहता है उसे पेरू में रहने वाले से लव करना चाहिए, जिसके बारे में उसने कभी सुना ही नहीं है कि पेरू के लोग कैसे होते हैं, तो वो कैसे उससे लव कर सकते हैं। इट इज़ एब्सर्ड। ये सारी चीज़ें बहुत ही अजीब हैं, बेतुकी हैं। एब्सर्ड यानी बेतुकी, मीनिंगलेस है, अनरियल है और डेंजरस भी है ऐसा करना। इट लीड्स अस इनटू द पेरिलियस एंड वेक सेंटिमेंटलिज्म।
और अगर हम ऐसी कोशिश करते हैं कि जो दो राष्ट्रों के अलग अलग लोग हैं जो या तो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अगर जानते हैं तो वॉर्स की वजह से जानते हैं एक दूसरे को, हम उनके बीच में लव को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही पेरिलियस यानी खतरनाक भी हो सकता है और बहुत ही वेग यानी कि अनिश्चित सा अनसर्टेनिटी से भरा होगा। मतलब इसमें कोई परमानेंस नहीं होगी। लव इज़ व्हाट इज़ नीडेड। हम कहते हैं वी चैंट, मतलब हम कहते हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है किसी भी राष्ट्र को दोबारा से बनाने के लिए वो है लव, एंड देन सिट बैक, और ये कहकर हम फिर से बैठ जाते हैं, एंड वर्ल्ड गोज़ ऑन एज बिफोर, और वर्ल्ड वैसे ही चलता है जैसे कि पहले चल रहा था, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर राष्ट्र एक दूसरे से लव करे। द फैक्ट इज़ वी कैन ओनली लव वट वी नो पर्सनली, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इंसान सिर्फ उसी से लव कर सकता है जिसे वो पर्सनली जानता है, एंड वी कैन नॉट नो मच। और हम इतने सारे लोगों को, अलग अलग राष्ट्र को, अलग अलग नेशंस को एक पर्सनली नहीं जान सकते। सो हम या कोई भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लोगों से लव नहीं कर सकता। इन पब्लिक अफेयर्स, और पब्लिक अफेयर्स की अगर बात की जाए, इन द रीबिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन समथिंग मच लेस ड्रामेटिक एंड इमोशन इज़ नीडेड। तो हम कहेंगे कि कुछ जो कम ड्रामेटिक है या कम इमोशनल है उस चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ क्या है? टॉलरेंस, यानी कि लव की बजाय टॉलरेंस यानी सहनशीलता की ज़रूरत होती है। देखिए राइटर यहाँ क्या कहता है कि हम जो व्यक्ति हैं वो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऐसे लोगों से लव नहीं कर सकता जो वॉर की वजह से एक दूसरे को जानते हैं। जब एक राष्ट्र के लोगों ने दूसरे राष्ट्र के लोगों पर बहुत सारे अत्याचार किए हैं वॉर की वजह से, तो कैसे वो एक दूसरे से लव कर सकते हैं? लेकिन वॉर ख़त्म होने के बाद ये भी नहीं है कि वो लड़ते ही रहेंगे। तो इसीलिए क्या एक अल्टरनेट है? वो अल्टरनेट है टॉलरेंस, यानी कि सहन करना एक दूसरे को। और राइटर कहते हैं टॉलरेंस इज़ अ वेरी डल विर्च्यू। टॉलरेंस बहुत ही बोरिंग भी होता है, बहुत डल होता है। अनलाइक लव के बिल्कुल अपोजिट है ये। इट हैज़ ऑलवेज हैड ए बैड प्रेस। इससे इंसान के ऊपर एक बुरा सा दबाव आता है। इट इज़ नेगेटिव। राइटर कहता है ऑब्वियसली ये नेगेटिव है, क्योंकि सहन करना क्या है? एक सहन करने की लिमिट होती है, और अगर उसे क्रॉस करके ज़रूरत से ज़्यादा सहन किया जाए तो ये जो टॉलरेंस है ये एक प्रेशर क्रिएट करता है, इसीलिए इसे नेगेटिव कहा गया। इट मेयरली मीन्स पुटिंग अप विद पीपल। लेकिन यहाँ राइटर का कहना है यहाँ टॉलरेंस से मतलब है लोगों के साथ बनाए रखना, मतलब लड़ना झगड़ना नहीं है, सिर्फ उनके साथ बनाए रखना है। बीइंग एबल टू स्टैंड थिंग्स, और चीज़ों को समझना और सहन करना है। नो वन हैज़ एवर रिटन एन ओड टू टॉलरेंस और रेज्ड ए स्टैचू टू हर। राइटर कहता है टॉलरेंस इतनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी किसी ने टॉलरेंस के लिए कभी कोई ओड या गीत नहीं लिखा है और ना ही इसके लिए कोई स्मारक बनाया है। इस राइटर का कहना है कि जो टॉलरेंस है वो कोई बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा विर्च्यू नहीं है। लेकिन येट आफ्टर द वॉर, लेकिन फिर भी वॉर के बाद, दिस इज़ द साउंड स्टेट ऑफ माइंड। इसे ही हम साउंड स्टेट ऑफ माइंड यानी कि स्वस्थ माइंड की एक इंडिकेशन कह सकते हैं जिसकी हम खोज कर रहे हैं। दिस इज़ द ओनली फोर्स, ये एकमात्र ऐसी ताकत है विच विल अनेबल डिफरेंट रेसेस यानी कि अलग अलग नस्ल, और क्लासेस यानी वर्ग, विच विल अनेबल डिफरेंट रेसेस एंड क्लासेस एंड इंटरेस्ट टू सेटल डाउन टुगेदर, जो कि अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग तरह के वर्गों को आपस में सेटल डाउन यानी कि बनाए रखने में हेल्प करेगी। और द वर्क ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, और यही वो गुण है जिससे रिकन्स्ट्रक्शन पॉसिबल है। द वर्ल्ड इज़ वेरी फुल ऑफ पीपल, जो वर्ल्ड है लोगों से भरा हुआ है। एपेलिंगली फुल, बहुत बुरी तरह से भरा हुआ है। इट हैज़ नेवर बीन सो फुल बिफोर, आज जितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उतनी शायद पहले नहीं थी। दे आर ऑल टम्बलिंग ओवर ईच अदर, इतने लोग भरे पड़े हैं वर्ल्ड में कि एक दूसरे के ऊपर ही लुढ़क रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। मोस्ट ऑफ दीज पीपल वन डज नॉट नो एंड सम ऑफ देम वन डज नॉट लाइक। अधिकतर लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं। डज नॉट लाइक द कलर ऑफ देयर स्किन, एक राष्ट्र के लोग कुछ ऐसे हैं जो दूसरे राष्ट्र के लोगों की जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है उसको पसंद नहीं करते हैं। से, या हम कह सकते हैं शेप ऑफ देयर नोजेस, मतलब कि उनके जो फीचर्स हैं उनको पसंद नहीं करते हैं। और द वे दे ब्लो देम, या फिर वो जिस तरह से उन्हें देखते हैं, जिस तरह से उनको प्रतिक्रिया देते हैं उसको पसंद नहीं करते हैं। और द वे दे टॉक, किस तरह से कई बार हम देखते हैं कि हमें एक जो स्पेशल हम कहेंगे कि एक जो पर्टिकुलर कंट्री है उसके लोग जिस तरह से बात करते हैं हमें उनके बात करने का ढंग अच्छा नहीं लगता है, और उनकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, उनके क्लॉथ्स अच्छे नहीं लगते, और दे आर
फॉन्डनेस फॉर जज, या उनके पर्टिकुलर म्यूजिक के लिए उनके फॉन्डनेस को हम पसंद नहीं करते, या फिर उनके जो टेस्ट है उनसे हम नफरत करते हैं, तो व्हाट इज़ वन टू डू? तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या उनको मारना चाहिए? नो, देयर आर टू सॉल्यूशन। इसके दो सॉल्यूशन है। वन ऑफ देम इज़ द नाजी सॉल्यूशन। एक तो है नाजी सॉल्यूशन। नाजी सॉल्यूशन क्या कहता है कि इफ़ यू डोंट लाइक द पीपल, अगर तुम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, किल देम, मार दो उन्हें, एंड बैनिश देम, और उन्हें निकाल दो वहाँ से, सेग्रीगेट देम, अलग थलग कर दो, एंड स्ट्रट अप एंड डाउन प्रोक्लेमिंग, एंड स्ट्रट अप, और ऐसा करके अकड़ के चलो, प्रोक्लेमिंग, ये कहते हुए कि यू आर साल्ट ऑफ द अर्थ, तुम इस धरती के नमक हो, दैट मीन्स तुम इस धरती के जहर हो, तुम बहुत बुरे हो। दिस लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस अदर वे इज़ मच लेस थ्रिलिंग, लेकिन जो दूसरा तरीका है कम थ्रिलिंग है, बट इट इज़ द होल द वे ऑफ द डेमोक्रेसीज। लेकिन जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी में यही अपनाया जाता है, एंड आई प्रेफर इट, और मैं भी इसे पसंद करता हूँ। इफ़ यू डोंट लाइक पीपल, पुट अप विद दैम। अगर तुम्हें लोग पसंद नहीं है कोई, तो उनके साथ एडजस्ट करना सीखो। पुट अप यानी एडजस्ट करना, और एज वेल एज यू कैन, उतना एडजस्ट करो जितना तुम कर सकते हो। डोंट ट्राई टू लव मैन, उनसे प्यार करने की कोशिश मत करो, यू कांट, क्योंकि जिसे तुम पसंद नहीं करते, यू कांट लव देम, यू ओनली विल स्ट्रेन योर सेल्फ। अगर तुम ऐसी कोशिश करते हो तो तुम खुद पर दबाव बनाते हो, बट ट्राई टू टॉलरेट देम, लेकिन तुम उन्हें सहन करो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट टॉलरेंस सिविलाइज्ड फ्यूचर में बी बिल्ड, क्योंकि इसी टॉलरेंस के आधार पर एक सिविलाइज्ड फ्यूचर बनाया जा सकता है। सर्टेनली आई कैन सी नो अदर फाउंडेशन फॉर द पोस्ट वार वर्ल्ड। निश्चित रूप से मुझे और कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं दिखता जो कि पोस्ट वार वर्ल्ड के लिए, यानी कि युद्ध के बाद के संसार के लिए उपयोगी हो। फॉर व्हाट इट will most need is the negative virtues. For what it will most need is the negative virtues, not being huffy, touchy, irritable, revengeful. अब राइटर कहता है कि जो नेगेटिव virtues हैं उनकी ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हफ़ी, टची, इरिटेबल या रिवेंजफुल हो जाओ, उल्हाना देने, हफ़ी यानी झुंझलाहट से भर जाओ, मतलब ऐसा नहीं होना है। आई हैव लॉस्ट ऑल फेथ इन पॉजिटिव मिलिटेंट आइडियल्स, और मुझे जितने भी पॉजिटिव मिलिटेंट आइडियल्स हैं उनमें अब विश्वास नहीं है। दे कैन सो सेल्डम बी कैरिड आउट विथ थाउजेंड ऑफ ह्यूमन बींग्स गेटिंग मेम्ड और इम्प्रिजन्ड, क्योंकि दे कैन सो सेल्डम बी कैरिड आउट, इन्हें बहुत कम उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि थाउजेंड ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं जिन्हें इम्प्रिजन किया जा सकता है उनकी हरकतों के आधार पर, तो ये करना बहुत मुश्किल है। फ्रेजेस लाइक, अब राइटर कहता है कि फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स हैं जो लोग बोलते हैं, वो कैसे हैं? जैसे कि आई विल पर्स दिस नेशन, मैं इस राष्ट्र को सुधार दूंगा। आई विल क्लीन अप दिस सिटी, मैं इस सिटी को क्लीन कर दूंगा। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं? टेरिफाई करते हैं, मुझे डराते हैं, इन डिस्गस्ट मी, और मेरे अंदर घृणा भरते हैं। दे माइट नॉट हैव मैटर्ड व्हेन द वर्ल्ड वाज एम्प्टियर, इन बातों का तब कोई मतलब नहीं था जब वर्ल्ड खाली था। दे आर हॉरिफाइंग नाउ, लेकिन आज ये बातें डरावनी लगती हैं। जब कोई कहता है कि मैं इस सिटी को क्लीन कर दूंगा, सारे जो बुरे लोग हैं उनको खाली निकाल दूंगा यहाँ से या ख़त्म कर दूंगा, तो दैट मीन्स क्या है? वो बहुत बड़ा मर्डर करने के लिए या बहुत ज़्यादा ओड परिस्थितियाँ वहाँ पर क्रिएट करने के लिए उतारू है। व्हेन वन नेशन इज़ मिक्सड अप विद अनदर, जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अंदर मिल जाता है, यानी कि जब एक राष्ट्र के अंदर दूसरे राष्ट्र के लोग आकर रहने लगते हैं। व्हेन वन सिटी कैन नॉट बी ऑर्गेनिकली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स नेबर्स, जब एक सिटी को हम ऑर्गेनिकली इसके जो नेबर्स हैं यानी दूसरी सिटीज़ हैं आसपास की, उनसे अलग नहीं कर सकते हैं। एंड अनदर पॉइंट, तब ये जो वर्ड्स हैं कि आई विल क्लीन अप दिस सिटी, आई विल पर्स दिस नेशन, ये बहुत ही भयानक लगती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? रिकंस्ट्रक्शन इज़ अनलाइकली टू बी रैपिड, रिकंस्ट्रक्शन कभी भी निरंतर नहीं होता या एकदम से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता। आई डो नॉट बिलीव दैट वी आर साइकोलॉजिकली फिट फॉर इट, मेरा मानना है कि हम साइकोलॉजिकली एकदम से रिकंस्ट्रक्शन के लिए फ़िट नहीं हैं, मतलब हम साइकोलॉजिकली एकदम से रिकंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। प्लान द आर्किटेक्ट्स नेवर सो वाइजली, क्योंकि जो आर्किटेक्ट इसको प्लान करेंगे वो इतने वाइज नहीं होते कि एकदम से भी किसी सिविलाइजेशन को रिकंस्ट्रक्ट कर दे। इन द लॉन्ग रन येस परहैप्स, लेकिन हाँ शायद अगर लंबे समय में ऐसा किया जाए, द हिस्ट्री ऑफ आवर रेस जस्टिफाइज दैट होप, तो ये जो उम्मीद है रिकंस्ट्रक्शन की ये पूरी होती हुई प्रतीत होती है। बट सिविलाइजेशन हैज़ इट्स मिस्टीरियस रिग्रेशंस एंड इट सीम्स टू मी दैट वी आर फेटेड नाउ टू बी इन वन ऑफ दैम, लेकिन हर एक सभ्यता के बहुत ही रहस्यात्मक रिग्रेशंस होते हैं, मतलब कि
जो उसको पीछे करती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड इट सीम्स टू मी दैट, और मुझे ऐसा लगता है कि हम भी उनमें से एक है। एंड मस्ट रिकॉग्नाइज दिस एंड बिहेव अकॉर्डिंगली, और हमें इन्हीं रिग्रेशंस को, इन्हीं जो चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस हैं, उनको समझना चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए। और उनके अकॉर्डिंग बिहेव कैसे किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस आई बिलीव विल बी इम्पेरेटिव आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस। राइटर कहता है कि अगर वॉर ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जब शांति स्थापित हो जाती है राष्ट्र के बीच में, दो नेशंस या सभी नेशंस के बीच में, तो मेरा मानना है कि जो टॉलरेंस है वो इम्पेरेटिव होगी, मतलब उसी को, वही निर्देशात्मक होगी, उसी का प्रयोग पॉसिबल होगा। इट इज़ ऑलवेज यूजफुल टू टेक ए कंक्रीट इंस्टांस, और बहुत ही ठीक होता है अगर हम एक मजबूत उदाहरण लेते हैं। एंड आई हैव बीन आस्किंग, और इस उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि मैं अपने आप से पूछता हूँ कि हाउ आई शुड बिहेव, मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए आफ्टर पीस वाज साइंड। अगर मान लो कि राष्ट्र के बीच में शांति स्थापित हो गई और फिर मैं जर्मन से, यानी कि अपने एनिमीज से मिलता हूँ, ठीक है, हु हैड बीन फाइटिंग अगेंस्ट अस, वो जर्मन जो कि हमारे साथ लड़ रहे थे, हमारे अगेंस्ट लड़ रहे थे। अगर मैं शांति होने के बाद उनसे मिलता हूँ तो हाउ शुड आई बिहेव, मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए? आई शुड नॉट ट्राई टू लव दैम, तो मुझे लगता है कि मुझे उनसे लव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आई शुड नॉट फील इंक्लाइंड, मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट होने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। दे हैव ब्रोकन ए विंडो इन माई लिटिल अगली फ्लैट, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे छोटे से अगली फ्लैट की विंडो को भी तोड़ दिया था, मतलब उन्होंने उसे काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया था। वॉर के दौरान एक कंट्री दूसरी कंट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। बट आई शैल ट्राई टू टॉलरेट देम, लेकिन जैसा कि अब शांति स्थापित हो चुकी है तो उसके बाद राइटर कहता है कि मुझे उन्हें टॉलरेट करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ कॉमन सेंस, क्योंकि इसी में बुद्धिमानी है। बिकॉज इन द पोस्ट वार वर्ल्ड वी शैल हैव टू लिव विद जर्मन्स, क्योंकि हमें वर्ल्ड वॉर के बाद के टाइम में जर्मन्स के साथ रहना पड़ेगा। वी कैन नॉट एक्सटर्मिनेट दैम, हम उन्हें निष्कासित नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह से ना सिर्फ जर्मन और लंदन की बात है यहाँ पर, इसी तरह से हर उस कंट्री की बात है जो आपस में कभी वॉर में मतलब लगे हुए थे और आज उनके बीच का जो वॉर है वो ख़त्म हो चुका है। एनी मोर दे हैव सक्सीडेड इन एक्सटर्मिनेटिंग दी जूज़, और हम उन्हें उस तरह से एक्सटर्मिनेट नहीं कर सकते, या उसी तरह से हम उन्हें एक्सटर्मिनेट नहीं कर सकते जिस तरह से वो ज्यूज़ को एक्सटर्मिनेट करने में सक्सेसफुल रहे थे। वी शैल हैव टू पुट अप विद दैम, हमें उनके साथ पुट अप करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। नॉट फॉर एनी लॉफ्टी रीज़न, ना किसी बेवकूफ़ी वाले रीज़न के लिए, बट बिकॉज इट इज़ द थिंग दैट वी हैव टू बी डन, लेकिन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि करने के लिए सिर्फ यही है। आई डोंट देन रिगार्ड टॉलरेंस एज ए ग्रेट एटर्नली एस्टेब्लिश डिवाइन प्रिंसिपल। राइटर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि जो टॉलरेंस है वो कोई बहुत बड़ा दैवीय गुण है। दाउ आई माइट परहैप्स क्यूट, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो टॉलरेंस है वो क्या है। इन माई फादर्स हाउस आर मैनी मैंशंस, कि मेरे फादर के घर पर या मेरे फादर का जो घर है उसमें बहुत सारे मैंशंस हैं। इन स्पॉट ऑफ सच अ व्यू, ऐसे व्यू के बारे में मैं कह सकता हूँ। इट इज़ जस्ट अ मेक शिफ्ट, ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टेबल फॉर एन ओवर क्राउडेड एंड ओवर हीटेड प्लानट, जो कि एक ओवर क्राउडेड और ओवर हीटेड प्लानट के लिए सुटेबल होता है, मतलब एक ऐसे प्लानट, एक ऐसे कंट्री के लिए ये सुटेबल है जहाँ पर बहुत सारा वॉर पहले हो चुका है, बहुत सारी उथल पुथल मच चुकी है वॉर की वजह से। इट कैरीज ऑन व्हेन लव गिव्स आउट, ये जो इट यानी कि टॉलरेंस कैरीज आउट व्हेन लव गिव्स आउट, जब लव काम नहीं करता तब सहनशीलता काम करती है। एंड लव जनरली गिव्स आउट एज सुन एज वी मूव अवे फ्रॉम आवर होम, और लव तो तभी ख़त्म हो जाता है जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं। एंड आवर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से दूर जाते हैं, जब मतलब कि हम अपनों के बीच में हैं तो लव हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर्स के बीच में लव नहीं होता है। जैसे ही हम उनसे दूर जाते हैं लव ख़त्म हो जाता है। तो क्या फिर हम सबसे लड़ने लग जाएं? नहीं, सबके साथ हमें पुट अप करना है, एडजस्ट करना है। एंड स्टैंड अमंग स्ट्रेंजर्स इन क्यू फॉर पोटैटोज, सपोज करो कि हम पोटैटोज खरीदने के लिए एक लाइन में खड़े हैं, तो वहाँ पर हम सभी को लव नहीं कर सकते, तो हमें क्या कर, और हम जल्दी चाहते हैं कि हमारी जो टर्न है हम जल्दी से सामान लेकर घर जाएं, तो वहाँ हमें टॉलरेंस का जो वर्च्यू है वो अपने अंदर रखना पड़ता है। टॉलरेंस इज़ वांटेड इन दैट क्यू, इस लाइन में लगकर सहनशीलता की ज़रूरत होती है। अदरवाइज वी थिंक, नहीं तो हमें लगेगा वाई पीपल आर सो स्लो, कि ये लोग इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही। इट इज़ वांटेड इन द ट्यूब, और वाई
विल पीपल बी सो फैट। इस तरह से हमें लगेगा कि लोग इतने मोटे क्यों हैं। इट इज़ वांटेड एट द टेलीफोन, ये जो टेलीफोन बूथ है वहाँ पर भी सहनशीलता की ज़रूरत है। और वाई आर दे सो डीफ, नहीं तो हमें लगेगा कि ये लोग इतने बहरे क्यों हैं। और कन्वर्सली या फिर इतने बातूनी क्यों, या फिर हमें लगेगा कि वाई डू दे मम्बल, ये इस तरह से क्यों मम्बलिंग कर रहे हैं। इट इज़ वांटेड इन द स्ट्रीट, गली में भी सहनशीलता की ज़रूरत है, ऑफिस में भी, फैक्ट्री में भी। एंड इट इज़ वांटेड अबव ऑल बिटवीन क्लासेस, रेसेस एंड नेशंस। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अलग अलग वर्ग, प्रजाति और अलग अलग राष्ट्रों के बीच में। इट इज़ डल, लेकिन निश्चित रूप से ये एक डल विर्च्यू है। एंड येट इट एंटेल्स इमेजिनेशन, लेकिन फिर भी इसके अंदर इमेजिनेशन है। फॉर यू हैव ऑल द टाइम टू बी पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्स प्लेस, क्योंकि जब आप सहनशीलता रख के चलते हो तो तुम्हें हमेशा ये सोचना पड़ेगा, अपने आप को किसी दूसरे के प्लेस पर रख कर देखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ होता तो मैं भी ऐसा कर रहा होता, इस तरह से रखकर अपने आप को सोचना पड़ेगा, तभी आप दूसरे को सहन कर सकते हैं। विच इज़ अ डिज़ायरेबल स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, और ये जो टॉलरेंस है ये एक आध्यात्मिक एक्सरसाइज भी है। दिस सीजलेस एफर्ट टू पुट अप विद अदर पीपल सीम टेम, almost ignoble, so that it sometime repel generous natures। ये जो सीजलेस यानी कि कॉन्टीन्यूस, ये जो कॉन्टीन्यूस एफर्ट है लोगों के साथ पुटअप करने का, ये हमें बहुत ही टेम यानी कि पालतू सा लगता है, इग्नोबल, कभी कभी घृणित भी लगता है। एंड दैट इट सम टाइम रिपेल जनरस नेचर, और कभी कभी ये उदार प्रकृति वाले लोगों के लिए बहुत ही विद्रोही हो जाता है। एंड आई डोंट रिकॉल मैनी ग्रेट मैन हु हैव रिकमेंडेड टॉलरेंस। मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे ग्रेट मैन के नाम याद नहीं है जिन्होंने कि टॉलरेंस के पक्ष में बोला हो। सेंट पॉल सर्टेनली डिड नॉट, सेंट पॉल ने निश्चित रूप से सहनशीलता के बारे में नहीं बोला है। नॉर डिड डेंट, ना ही डेंट ने बोला है। मीन्स ना तो बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने इसके गुणों का व्याख्यान किया है, और ना ही इसके बारे में किसी कवि ने ओड लिखे हैं, और ना ही इसके कोई स्मारक बनाए गए हैं। फिर भी जो टॉलरेंस है उसके बारे में राइटर कहता है कि जो टॉलरेंस है वो ज़रूरी है अगर आप अलग अलग सिविलाइजेशन के लोगों के साथ पुटअप करना चाहते हैं, वो भी उस टाइम पर जब वर्ल्ड वॉर हुआ हो। हाउएवर अ फ्यू नेम्स अकर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने कि टॉलरेंस के बारे में लिखा है। गोइंग बैक ओवर 2000 ईयर्स एंड टू इंडिया, अगर हम 2000 साल पुरानी बात करते हैं वो भी इंडिया की, देयर इज़ दी ग्रेट बुद्धिस्ट एम्परर अशोका, तो एक महान बुद्धिस्ट एम्परर हुए थे जिनका नाम था अशोका, who set up inscriptions recording not his own exploits। उन्होंने inscriptions यानी कि जो शिलालेख थे वो वहाँ पर लिखवाया, ना अपने एक्सप्लॉइट्स के बारे में। आमतौर पर राजा महाराजा क्या करते हैं, अपनी विजयों के बारे में, अपनी विक्ट्रीज़ के बारे में इन शिलालेखों पर लिखवाते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट एम्परर अशोका ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इन शिलालेखों पर क्या लिखवाया, नीड फॉर मर्सी, दया की ज़रूरत के बारे में लिखवाया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में और पीस के बारे में लिखवाया, ताकि लोगों के मन में ये भावनाएं क्रिएट हो सके। गोइंग बैक अबाउट 400 ईयर्स, और अगर हम 400 साल पहले की बात करें और हॉलैंड के बारे में बात करें, देयर इज़ अ डच स्कॉलर इरेस्मस, तो वहाँ पर एक डच स्कॉलर थे जिसका नाम था इरेस्मस, हु स्टूड अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस फेनेटिसिज्म ऑफ द रिफॉर्मेशन। फेनेटिसिज्म होता है कट्टरवाद, यानी कि एक चीज़ पर अड़े रहना। तो ये उस टाइम पर जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था चर्च में, उसके धर्म पर अड़े रहने की बजाय इन्होंने क्या किया, was abused by both parties in consequence। तो वो मतलब ये जो स्कॉलर थे ये उस कट्टरवाद पर अड़े नहीं रहे, जिसकी वजह से दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा इन्हें काफ़ी एब्यूज़ किया गया था उस टाइम पर। इन द सेम सेंचुरी, और उसी समय पर यानी 400 साल पहले ही, देयर वाज द फ्रेंच मैन मॉन्टेग्न, एक फ्रेंच मैन थे जिसका नाम था मॉन्टेग्न। सटल, वो काफ़ी चतुर थे, इंटेलिजेंट थे, विटी थे। हु लिव्ड इन हिज क्वाइट कंट्री हाउस, वो अपने क्वाइट कंट्री हाउस में रहते थे। एंड रोट एसेज, और एसेज लिखते थे। ये जो मॉन्टेग्न थे ये एसे लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। विच स्टिल डिलाइट एंड कन्फर्म द सिविलाइज्ड एंड इंग्लैंड,
जो कि ये काफ़ी सिविलाइज्ड थे। एंड देयर वाज जॉन लॉक, इसके अलावा जॉन लॉक थे, फिलोसफर थे ये। सिडनी स्मिथ थे, द लिबरल एंड लिबरलाइजिंग डिवाइन, जो सिडनी स्मिथ थे वे उदारवादी थे। एंड देयर वाज लॉस डिकिंसन, राइटर ऑफ अ मॉडर्न सिम्पोजियम। इसके अलावा लॉस डिकिंसन, जिन्होंने कि मॉडर्न सिम्पोजियम नाम की बुक लिखी थी, विच माइट बी कॉल्ड द बाइबल ऑफ टॉलरेंस। और इनके इस बुक को, मॉडर्न सिम्पोजियम को, टॉलरेंस बाइबल के नाम से जाना जाता है। इन सभी ने, किन किन ने, मोंटेग्न ने, फिलोसफर सिडनी स्मिथ ने, जॉन लॉक ने, या फिर हम कहेंगे कि लॉस डिकिंसन ने, इन सभी ने टॉलरेंस के बारे में, टॉलरेंस के पक्ष में लिखा। एंड जर्मनी, यस जर्मनी, देयर वाज गोथे। और जर्मनी की अगर हम बात करते हैं, जर्मनी को अभी तक राइटर क्या कह रहा है कि जर्मनी जो है वो उनके अगेंस्ट लड़ रहा था, तो इसीलिए ये एनिमी के तौर पर इसको यहाँ पर लिख रहा था। तो अब ये जर्मनी से भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने टॉलरेंस के पक्ष में बोला, तो ये व्यक्ति था गोथे। ये एक बहुत बड़े राइटर थे। ऑल दिस मैन टेस्टिफाई द क्रीड विच आई हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्रेस। ये सभी वो व्यक्ति थे जिन्होंने कि उस धर्म की टेस्टिफिकेशन की, दैट मीन्स उस धर्म के पक्ष में बोला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये कौन सा धर्म है? टॉलरेंस का। ए नेगेटिव क्रीड, ये एक नेगेटिव धर्म है। और क्या कहता है? बट नेसेसरी फॉर द साल्वेशन ऑफ द क्राउडेड जोस्लिंग मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन ये जो धर्म है ये नेगेटिव तो जरूर है, मतलब जो टॉलरेंस है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, क्योंकि ज़्यादा टॉलरेंस भी बहुत नुकसान कर सकती है। लेकिन ये साल्वेशन ऑफ द क्राउडेड जोस्लिंग मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक जो समय है वो भीड़ भाड़ से भरा है और धक्का मुक्की से भरा है, तो ऐसे समय में साल्वेशन यानी मुक्ति के लिए ये जरूरी है। 2 more रिमार्क्स, राइटर 2 और बातें बताता है। फर्स्ट, इट इज़ वेरी इजी टू सी फेनेटिसिज्म इन अदर पीपल। राइटर कहता है कि दूसरे लोगों में कट्टरवाद को देखना, फेनेटिसिज्म को देखना बहुत आसान है, बट डिफ़िकल्ट टू स्पॉट इन वन सेल्फ, लेकिन खुद में देखना बहुत मुश्किल है। टेक द इविल ऑफ रेशियल प्रिजुडिस, इसका एग्जाम्पल देता है। कहता है कि रेशियल प्रिजुडिस की जो बुराई है उसके बारे में सोचो। मतलब हम दूसरे लोगों को अपने से जात कम आंकते हैं, लेकिन अगर दूसरे हमें ऐसा आंकते हैं तो वो हमें बुरा लगता है। वी कैन ईजिली डिटेक्ट इट इन द नाजीज। और राइटर कहता है नाजीज के अंदर ये जो रेशियल प्रेजुडिस है ये देखी जा सकती है आसानी से। देयर कंडक्ट हैज़ बीन इनफेमस एवर सिंस दे रोज टू पावर। और इनका जो व्यवहार था वो तब से ही फेमस हो गया जब से ये पावर में आए। बट वी आवर सेल्फ, लेकिन अगर हम अपनी बात करें, आर वी गिल्टलेस, क्या हम में कोई गलत कमियां नहीं है? आर वी लेस गिल्टी देन दे आर, क्या हम इन नाजिज से कम गिल्टी हैं? ठीक है, येस। इज देयर नो रेशियल प्रीजुडिस इन द ब्रिटिश एम्पायर, क्या ब्रिटिश एम्पायर में कोई रेशियल प्रीजुडिस नहीं थी? ऑब्वियसली थी। इज़ देयर नो कलर क्वेश्चन, क्या जो ब्रिटिश लोग थे उनके मन में कलर को लेकर अपने आप को सुपीरियर समझने वाली भावना नहीं थी? आई आस्क यू टू कंसिडर दैट दोज ऑफ यू टू हुम टॉलरेंस इज मोर देन अ पायस वर्ड। मैं तुमसे ये सोचने के लिए कहता हूँ कि दोज ऑफ यू टू हुम टॉलरेंस, तुम में से जो टॉलरेंस वर्ड है, तुम में से कितनों के लिए टॉलरेंस एक पायस वर्ड है, एक पवित्र वर्ड है। माई अदर रिमार्क इज़ टू फोरस्टेल ए क्रिटिसिज्म। और मेरा जो दूसरा रिमार्क है वो किस चीज़ का है? एक क्रिटिसिज्म के बारे में बात करने का है। टॉलरेंस इज़ नॉट द सेम एज वीकनेस। टॉलरेंस एक कोई बुराई या कमी नहीं है। पुटिंग अप विद पीपल डज नॉट मीन गिविंग इन टू दैम। लोगों के साथ एडजस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि उनके आगे हार मान जाना है। दिस कॉम्प्लिकेट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हम इतना एडजस्ट करते हैं कि हम उनसे हार ही मान लेते हैं तो इससे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट द रीबिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन इज़ बाउंड टू बी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर सिविलाइजेशन का रीबिल्ड करना है, रिकन्स्ट्रक्शन करना है, तो ऑब्वियसली वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और उसके लिए टॉलरेंस का ज़्यादा होना ज़रूरी है। आई ओनली फील सर्टेन दैट, मुझे ये पक्का फील होता है कि अनलेस द लॉर्ड बिल्ड द हाउस दे विल लेबर इन वेन हु बिल्ड इट। ओनली फील सर्टेन दैट अनलेस द लॉर्ड बिल्ड द हाउस दे विल लेबर इन वेन हु बिल्ड इट। यही लाइन राइटर ने स्टार्टिंग में कोट की थी। इसका मतलब क्या है कि तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता जब तक कि गॉड की मर्जी ना हो। परहैप्स व्हेन द हाउस इज़ कंप्लीटेड, और जब वो घर बन जाता है जो कि गॉड बनाते हैं,
लव विल एंटर इट, तो लव उसमें अपने आप ही एंटर कर जाता है। एंड द ग्रेटेस्ट फोर्स इन आवर प्राइवेट लाइफ विल आल्सो रूल इन पब्लिक लाइफ, और जो ग्रेटेस्ट फोर्स हमारी प्राइवेट लाइफ्स का है, और कौन सी है ऐसी ताकत जो प्राइवेट लाइफ में बहुत ग्रेट मानी जाती है, दैट इज़ ऑफ लव, वो पब्लिक लाइफ में भी अपने आप ही एंटर कर जाती है अगर गॉड चाहे तो।